नमस्कार दोस्तों। अब हम शुरू करेंगे योगा से पेपर 2। कौन सी ईयर का है? 2017 का। ये ध्यान रखना है। ये पेपर कब का है? 2017 जनवरी को ये पेपर हुआ था। तब पेपर 3 पेपर होते थे, उनमें से पेपर दूसरा जो है हमारा सब्जेक्ट का योगा का, वो हम अब डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न है, योग शब्द की व्युत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है? तो इसका हमें पता है, सिंपल है, सबसे इजी क्वेश्चन है। युज धातु से योग शब्द की उत्पत्ति होती है। संस्कृत में युज धातु का अर्थ होता है जोड़ना, जिससे संस्कृत की युज धातु से योग शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, स्वामी कुवल्यानंद का योग गुरु कौन थे? तो स्वामी कुवल्यानंद के योग गुरु की बात की जाए तो माधव दास जी इनके योग गुरु थे। ये अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृतत्व की प्राप्ति करवाता है? तो कौन सा अभ्यास है दोस्तों? मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपके जो अभ्यास हैं, दो चीजें आती है वहां पर, विद्या और अविद्या और असंभूति। ये चीजें आपने सुनी होगी ईशावास्योपनिषद में, विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति। इन चीजों का वर्णन कहाँ किया गया? ईशावास्योपनिषद में। कल को प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि विद्या अविद्या संभूति असंभूति का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया, किस उपनिषद में किया गया? तो वो ईशावास्योपनिषद में किया गया। ये हमें ध्यान रखना है। विद्या और संभूति, इन दोनों को श्रेष्ठ माना गया है ज्यादा, और इनको भी कहा जाता है ईशावास्योपनिषद में, जो इनको अलग अलग जानता है वो नरक में जाता है। अविद्या को जानने वाला नरक में जाता है, और विद्या के अभिमान में जो रत है, अहंकारी है, वो और भी घोर नरकों को जाता है। असंभूति करने वाला, माने जो असंभूति, जो कभी होता ही नहीं, माने कभी अनित्य, जो जिसे हम कहते हैं कि माने जो जन्म लेता है और जो मर जाता है, असंभूति उसे कहते हैं हम, जो होता नहीं है, सदैव नहीं होता। और संभूति माने जो हमेशा सदैव एक जैसा रहता है। वो कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है, माने वह सदैव ऐसा रहता है। तो जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं, माने पितृ देवता आदि की उपासना करते हैं, वो नरकों को जाते हैं, घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। और असंभूति की उपासना से किसको प्राप्त हुए? अंधकार को। संभूति की उपासना से किसको प्राप्त होते हैं? तो संभूति की उपासना से भी वो घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। माने संभूति की उपासना करता है कि अहंकार, एक तरह से उसको ये सोचने लगते हैं कि मैं तो ईश्वर का उपासक हूं। ये जो सोच होती है, अहंकार भावना होती है, उससे फिर वो घोर अंधकार को जाते हैं। तो कहा गया है कि दोनों को एक साथ जानना है आपको, अविद्या और विद्या को एक साथ जानिए, असंभूति और संभूति को दोनों को एक जानना है, इन दोनों को एक साथ लेकर के चलना है। अविद्या की उपासना से फिर क्या होगा? मृत्यु को पार किया जाएगा, मृत्यु को पार किया जाएगा अविद्या की उपासना से। और विद्या की उपासना से फिर अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, अविद्या हो या असंभूति हो, इन दोनों की मदद से मृत्यु पार होगी, और विद्या और संभूति की मदद से अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। दोनों को एक साथ जानने से ध्यान रखना है, विद्या और अविद्या को एक साथ जानना है, संभूति और असंभूति दोनों की एक साथ उपासना करनी है। माने आपको संसार में भी चलना है, संसारिक कार्य भी सारे करने हैं, और आपको आध्यात्मिक कार्य भी करने हैं। बहुत से व्यक्ति देखे होंगे जो संसारिक छोड़ देते हैं, अध्यात्म में आ जाते हैं, और बहुत से अध्यात्म छोड़ देते हैं, संसार में जीतते हैं। तो दोनों ही अलग अलग जानना, अलग अलग तरीके से कार्य करना गलत है। तो दोनों को एक साथ लेकर के चला जाता है, हमेशा ही मैनेज किया जाता है हर चीज को। तो उससे क्या होगा? फिर अविद्या और असंभूति दोनों से आपसे पूछा जाए तो पार, और विद्या और संभूति, इससे क्या होगा? अमृतत्व की प्राप्ति होगी। तो अब हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा अभ्यास अमृतत्व की प्राप्ति करवाता है? तो कौन सा अभ्यास लगेगा यहाँ से? विद्या। अगर यहां पर आपको दिया गया होता साथ में संभूति, तो आपका संभूति भी क्या होता? अमृतत्व की प्राप्ति करवाने वाला होता। ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा, योग की परिभाषा पूछी गई है कठोपनिषद के अनुसार। मैंने आपको बताया हुआ, जब आपने वेबसाइट पर मेरा देखा था, है ना, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इंद्रिय और मन, इन दोनों की एकता हो जाना, माने मन, जो इंद्रियां हैं वो मन के साथ जाकर के एक हो जाती है, मतलब बाहरी विषयों में नहीं जाती, एक हो जाती है। इतना तो है, इतना तो हम सभी जानते हैं कि इंद्रियां शांत हो जाती है। परंतु यहां पर यह कहा गया है कि बुद्धि न विचेष्टेति, माने बुद्धि भी जो है चेष्टा नहीं करती, माने बुद्धि भी स्थिर हो है। तो तीनों का नियंत्रण हो जाता है एक तरह से, मन, बुद्धि और इंद्रिय, इन तीनों की जो स्थिरता आती है उसी को कठोपनिषद में योग कहा गया। तो ये परम गति भी इसको बोला जाता है। क्या बोला गया है? योग। वहां पर सूत्र में योग न कहकर के परम गति बोला गया है। माने परम गति, कल को प्रश्न आए कि कठोपनिषद के अनुसार परम गति की प्राप्ति किससे संभव है? तो इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों पर नियंत्रण होने से परम गति अथवा योग संभव है।
शांडिल्य विद्या। तो दोस्तों अगर आपने सिलेबस थोड़ा सा भी देखा हो तो इसका प्रश्न का मुझे लगता नहीं है कि मुझे उत्तर देना भी चाहिए, क्योंकि ये सिंपल आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ है। शांडिल्य विद्या की प्राप्ति किस में बताई गई है? शांडिल्य विद्या के बारे में छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है शांडिल्य विद्या। महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख निवृत्ति का उपाय क्या है? दोस्तों आपने ऑब्जेक्टिव स्टडी और सब्जेक्टिव स्टडी में पहले अंतर पता होना चाहिए, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपने सब्जेक्टिव स्टडी की हुई है तो आप इसका उत्तर कुछ भी दे सकते हैं, आप समाधि दे सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, अनेक अनेक। बट ऑब्जेक्टिव स्टडी में आपको एक एक चीज को अलग तरीके से समझना होता है। दुख की निवृत्ति कैसे होगी? आपने सूत्र देखा होगा, विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय। ये याद है? हान का अर्थ क्या होता है? हान मतलब दुख, दुख का उपाय। कहते हैं दुख का उपाय क्या है? विवेक ख्याति। कहते हैं विवेक ख्याति क्या है? दुख का उपाय है, माने दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है, यही पूछा प्रश्न में। तो अगर आपको सूत्र थोड़ा सा भी याद है तो विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय आप सिंपल कर देंगे, माने आपका उत्तर जो होगा विवेक ख्याति होगा। इसके बाद में पूछा गया सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन है? तो मैंने आपको अच्छे से बताया सिद्ध सिद्धांत पद्धति को हम कैसे बोलते हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, यही तो बोलते हैं SSP, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो SSP इस वर्ड से मैंने आपको क्या बताया, हम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? अगर मुझे वर्ड लिखना हो तो क्या लिखेंगे? S कैपिटल फिर S और फिर P, यही लिखेंगे अगर सेंटेंस बनता है, क्योंकि पहला अक्षर बड़ा छोटे होते हैं। तो S से मैंने बताया कि सिद्धासन, सिद्धासन प्रत्येक ग्रंथ में रहता है तो सिद्धासन रहेगा। और छोटे S से, अब छोटे S से पूरा स कैसे होता है? बड़ा स ऐसे होता है, छोटा स कैसे होगा? ऐसे, आधा स, माने आधे स से कौन सा आसन होगा? स्वस्तिक आसन, स्वस्तिक आसन। और P से क्या होगा फिर? पद्मासन। ठीक है, तो आप अब आपको याद रहना चाहिए SSP ऐसे बोलते हैं हम, तो इससे तीनों आसन आपके रटे हुए होने चाहिए। क्या कौन से आसन है, कितने आसन है, वो संख्या अपने आप आ जाएगी जब आपको सारे आसन पता लगे। सिद्धासन, स्वस्तिक आसन और पद्मासन। SSP को हम ऐसे बोलते हैं, माने SSP में कितने आसन? आपके केवल 3 आसन है, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 3 ही आसन है SSP में। कौन कौन से? सिद्धासन S से, दूसरे से स्वस्तिक आसन, फिर तीसरे से पै से पद्मासन। SSP, S से आपका सिद्धासन, दूसरे S से स्वस्तिक आसन, तीसरे P से आसन, ये क्लियर होना चाहिए। फिर हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार पूछे गए। महायोग, महायोग किसको कहते हैं? 4 प्रकार के योग हैं, उनको हम महायोग कहते हैं। कौन कौन से हैं? मंत्र योग पता होगा, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग, ये आपको पता होना चाहिए। ये चारों के चारों को क्या कहा जाता है? महायोग। ये हठ रत्नावली में वर्णित है। तो अब प्रश्न पूछा जाए कितने हैं, तो अगर आपको चारों पता लग गए तो आपको दिक्कत ही नहीं है, कितने हैं संख्या अच्छे से आ जाएगी। 4 आपके महायोग बताए गए हैं हठ रत्नावली में। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखें तो भुजंगीकरण प्राणायाम का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णन किया जाता है? तो दोस्तों एकमात्र भुजंगीकरण जो प्राणायाम है, प्राणायाम ये ध्यान रखना है, मुद्रा नहीं, भुजंगी एक मुद्रा भी है, भुजंगीकरण एक भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। केवल और केवल हठ रत्नावली में है। हठ रत्नावली में कितने प्राणायाम बताए गए हैं? कुल संख्या में 9 प्राणायाम बताए गए, माने 9 कुंभकों का वर्णन है हठ रत्नावली में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कल को 9 कुंभक किस में वर्णन है? तो एकमात्र जो कुंभक हमारा ग्रंथ है हठ रत्नावली में वर्णन है 9 के 9 कुंभक। निम्नलिखित में से सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किन चक्रों का उल्लेख किया जाता है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पहले तो कितने चक्कर है वो पता होना चाहिए, हमें 9 चक्कर है। एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, आपने देख ली होगी मेरी वेबसाइट पर, अच्छे से वीडियोस देखा होगा, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की मैं जरूरत नहीं समझता। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्कर हैं। अब बताइए 9 चक्रों में क्या सहस्त्रा चक्र का नाम दिया है? नहीं है, उन 9 चक्रों में नाम नहीं दिया गया दोस्तों। आप सोचेंगे कि सहस्त्रार भी एक चक्र होता है, हाँ होता है, कुछ ग्रंथों में नाम दिया गया है, परंतु उन 9 चक्रों में कहीं भी आपको सहस्त्रा चक्र नहीं दिखेगा। और आपको सूर्य चक्र भी कहीं पर भी नहीं बताया गया है। अगर ग्रंथ में देखेंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्रों का नाम देखेंगे अच्छे से, तो 9 ग्रंथों में 9 के 9 चक्रों में सूर्य चक्र और सहस्त्रा चक्र की कहीं पर बात नहीं की गई। तो आपके सही क्या होंगे? इट मीन्स आपके जो सही अगर मानेंगे तो माने ये गलत है, आपका ये चक्र नहीं है और आपका सहस्त्रा चक्र भी नहीं है, तो सही क्या हुआ आपका? तालु और आकाश चक्र जो है आपका सही उत्तर होंगे, माने 2 और 3 जहां पर होंगे वो आपका उत्तर ठीक होगा। तो 2 और 3 कहां है? यहां पर है, ये आपका एक्यूरेट होगा बिल्कुल। तो एक्यूरेट योगा के साथ में एक्यूरेट उत्तर आपका। फिर बात करते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्लैंड, द बिगेस्ट ग्लैंड, द लार्जेस्ट ग्लैंड आपको पता होगी। लार्जेस्ट ग्लैंड एकमात्र
है कौन है आपका लीवर है। मैंने बताया था आपको जब एनाटॉमी करवाई थी तो 2.5 केजी के आसपास, लगभग 2.5 केजी के आसपास इसका वेट पाया जाता है। 2.5 केजी के आसपास इसका इतना वजन होता है। और दूसरा अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है, कौन सा अंग है या कौन सी ग्रंथि है जिसको हम डॉक्टर जो है ऑपरेशन करते टाइम 1 बटे 4 भाग तक काट देता है, काटते हुए संकोच नहीं करते, माने ऑपरेशन करते हैं तो लीवर में कोई भी दिक्कत है तुरंत काट देते हैं, तो इसको इसकी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में हमारा हाथ पैर या कुछ और कट जाए तो वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाता, बट लीवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को ग्रोथ कर लेता है। अगर इसको सही एनवायरमेंट मिल जाए बाद में फिर से तो अपने आप को फिर से ग्रो कर लेता होता है, माने नॉर्मल शेप में काट भी देते हैं। तो माने लीवर एकमात्र ऐसा अंग है जिसको डॉक्टर ऑपरेशन करते समय भी आराम से काट देते हैं। बात की जाए अन्य ग्रंथियों की तो पेनक्रियास जो होती है हमारा पेनक्रियाटिक जूस बनाती है, ये क्या है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करती है, एंडो और एक्सो का। कल को पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो मिक्सोक्राइन है, हिट्रोक्राइन माने दोनों का काम करती है। तो अग्नाशय जिसको हिंदी में बोलते हैं या पेनक्रियाज, ये एंडोक्राइन का भी काम करती है माने इंसुलिन वगैरह का सिक्रेशन करती है, और एक्सोक्राइन में पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है ये। तो और कर्णमूल ग्रंथि माने पैरोटिड ग्लैंड, ये क्या होती है, ये लार ग्रंथि होती है, एक सलाइवरी ग्लैंड होती है हमारे जो कान के आसपास से निकलती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अधिविक ग्रंथि माने एड्रीनल, रीनल वर्ड आ गया, एड्रीनल, रीनल माने जो हमारे रीनल पार्ट से निकलती है। रीनल किसको बोलते हैं, रीनल जब भी वर्ड आएगा आप याद रखना किडनी, माने किडनी के पास से जो भी ग्लैंड निकलती है वो एड्रीनल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर होती है, दोनों त्रिभुजाकार इस प्रकार से ग्लैंड मैंने बताया आपको। इस प्रकार से जो ग्लैंड होती है ये किडनी होती है सपोज हमारी, है ना, इस किडनी के ऊपर जो त्रिकोणाकार होती है एड्रिनल ग्लैंड इस शेप में बनी होती है, तो वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो दोस्तों एग्जाम में कभी मार नहीं खाएंगे आप, अच्छे से अगर आपने देख लिया तो सब में आ जाएगा। इसके बाद है 12th नंबर परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया की अगर बात की जाए तो परनीशियस एनीमिया जो है हमारे साइनोकोबालामिन विटामिन की कमी के कारण होता है। अब साइनोकोबालामिन क्या है, साइनोकोबालामिन विटामिन कहते हैं हम, B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। साइन वर्ड आता है, इसको इंग्लिश में कैसे रखेंगे, सियानो कोबालामिन। तो ये जो होता है साइनोकोबालामिन, इसमें वर्ड देखेंगे सियान वर्ड आता है आपका, सियान वर्ड आया मानी सियान का अर्थ क्या आता है, नीला रंग, आपको पता होगा नीला रंग होता है सियान का अर्थ। और कोबालामिन का क्या अर्थ है, कोबाला में कोबाल्ट, कोबाल्ट। तो अब आपसे प्रश्न और क्या पूछा जा सकता है इन फ्यूचर में कि ब्लू विटामिन किसे कहते हैं, माने सियान विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन B12 को कहेंगे। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है वो कौन सा है, वो भी आपका B12 विटामिन हो जाएगा। माने एक ही चीज से देखिए, आप प्रश्न की अप्रोच है ना जो आपको करना है वो ये अप्रोच होनी चाहिए कि आपको सब चीजें पता होनी चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। जो प्रश्न प्रीवियस में पूछे गए उनके आसपास की सारी चीजें पता करिए आराम से। आपका नेट तो मैं मानता नहीं हूं कि दोस्तों मैं कभी भी नेट की तैयारी नहीं करवाता, ये ध्यान रखना है। मेरे पास कोई विद्यार्थी आता है वो JRF के लिए आए, है ना, मेरा उद्देश्य केवल JRF करवाना है, नेट करवाना मेरा उद्देश्य भी नहीं है किसी का। JRF अगर होता है किसी का तो ऑटोमेटिकली बात है नेट तो अपने आप होना ही होना है ना, तो वो तो आपको JRF अगर करने का मकसद हो तभी आइएगा। तो आगे फिर मैं बात करूं और थायमिन की बात करें तो थायमिन आपका क्या विटामिन होता है, थायमिन को हम बोलते हैं, थायमिन हम किसको बोलते हैं, B1 विटामिन को थायमिन बोलते हैं। थायमिन, थायमिन मतलब सल्फर कंटेनिंग, B1 सल्फर कंटेनिंग हो जाएगा आपका, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए सल्फर कंटेनिंग। नियासिन की बात की जाए राइबोफ्लेविन B2 हो गया आपका, इससे कुछ भी नहीं होता। नियासिन की बात की जाए आपका B3, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, चारों विटामिन हो गए। तो अब दोस्तों इसमें और क्या पूछा जा सकता है, एनीमिया की बात की गई तो एनीमिया कितना है, परनीशियस एनीमिया दिया है। एनीमिया आपके एक तो नॉर्मल आपने एनीमिया सुना होगा जिसमें क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है, वो किससे कमी होता है, आयरन की कमी होने से। आयरन, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, माने हिम जो पार्ट होता है आयरन का पार्ट होता है, अगर आयरन ही नहीं है ना, तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, माने एनीमिया हो जाएगा, रक्ताल्पता हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन होगा तभी तो आरबीसी काम करेगी। और दूसरा होता है मेगालोब्लास्टिक, मेगालोब्लास्टिक, मेगालोब्लास्टिक ये भी पता होगा। मेगा मीन्स बड़ा, माने आरबीसी का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। होता क्या है कि हमारी हड्डियों में आरबीसी बनती है, बोन मैरो में आरबीसी बनती है, जब बनती है तो वो बहुत बड़े साइज में होती है और उनमें न्यूक्लियस भी होता है, परंतु जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तब उसमें से जो न्यूक्लियस होता है वो गायब हो जाता है, न्यूक्लियस उनका निकल जाता है, ठीक है, और वो छोटे साइज में आ जाती है। परंतु कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जो आरबीसी होती है उसका साइज छोटा नहीं हो पाता, जो वैसे ही बनती है वो बड़ी होकर के बाहर आ जाती है और वो ब्लड में बन जाती है और बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाती है। मेगा मीन्स बहुत ज्यादा, है ना, बड़ी मात्रा में बन जाती है, तो वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। वो किसकी वजह से होता है, विटामिन B9 की वजह से, जिसको हम भी बोलते हैं। तो ये आपको इस प्रकार की अप्रोच रखने तभी आपका JRF होगा।
फिर आगे बात की जाए तो आयुर्वेद के किस आचार्य के अनुसार सम दोष है, सम अग्निश, सम धातु मलक क्रिय है, ये कहा गया है। पूरा श्लोक आपको पता होना चाहिए। सम दोष है, सम अग्निश, सम धातु मलक क्रिय है, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, ये श्लोक है। ये किसने कहा है? आचार्य सुश्रुत ने कहा है। और ये स्वास्थ्य की परिभाषा भी है, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखनी है। सम दोष माने आपके 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, ये तीनों दोष सम मात्रा में होने चाहिए। सम अग्नि माने 13 अग्नियां होती है आपके शरीर में। 13 अग्नियां कौन सी होती है? 7 तो आपकी धातु अग्नि होती है, धातु अग्नि, और 5 आपकी भूत अग्नि होती है। भूत अग्नि माने पृथ्वी जल अग्नि वायु इनसे संबंधित, और एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है जठराग्नि। तो 13 अग्नियों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? जठराग्नि जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो आपके 13 अग्नियां सम होनी चाहिए, अच्छे से काम करती होनी। तो मैंने पहले बता दिया, जो धातुएं होती हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सातों का क्रम याद होना चाहिए। ये धातुएं जो होती है रस आदि धातुएं, ये सारी की सारी अपनी 7 धातुएं, तो इनका सम रूप से होना चाहिए। और मल क्रिय है, मल जो होता है अपना 3 प्रकार से होता है। मल कौन कौन सा होता है? एक तो आपका स्वेद होता है, जिसको हम पसीना बोलते हैं, स्वेट बोलते हैं, माने पसीना। तो और क्या होता है? और आपका मल, जिसको हम ठोस स्टूल बोलते हैं, माने पुरुष जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोला जाता है? पुरुष। तो आपको पुरुष वर्ड याद रखना है, ठीक है, जिसको हम त्याग कर देते हैं मल को, भोजन आदि का जो ठोस भाग होता है उसको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में त्याग कर देते हैं। तीसरा जो होता है आपका मूत्र होता है, जिसको हम यूरिन बोलते हैं, और हिंदी में तो यूरिन, इंग्लिश में यूरिन और हिंदी में मूत्र बोलते हैं। तो ये आपके 3 मल होते हैं। इनका भी उचित मात्रा में शरीर में रहना भी आवश्यक है, और उचित मात्रा में शरीर से बाहर भी निकलना आवश्यक है। क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपसे मल निकलने लग जाए तो क्या होगा? आपको डायरिया हो जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा मूत्र आपके शरीर से निकलने लगे तो क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगी। तो मानी ये जो आपके मल है वो भी समान मात्रा में बैलेंसिंग पोजीशन में आपके शरीर में रहना भी आवश्यक है और निकलना भी आवश्यक है। तो ये जो अगर ऐसी कंडीशन है, और इसके साथ साथ में आत्मा, इंद्रियां और मन, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, ये तीनों प्रसन्न है, तभी हम उसको क्या कहते हैं? स्वस्थ इत्यभिधीयते, स्वस्थ कहते हैं। ये किस आचार्य ने कही ये परिभाषा? आचार्य सुश्रुत ने कही, सुश्रुत ने। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर बात करते हैं, क्रैस्टमर द्वारा व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार वर्णित किया गया है? क्रैस्टमर के द्वारा क्या बताया गया है? अब आपको ये पता होना चाहिए, इसमें से मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। तो ये दोनों जुलते हैं, पीछे वाला वर्ड मिलता जुलता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको ना पता हो। अगर आपकी कॉमन सेंस थोड़ी सी भी है तो आप बता देंगे कि इनमें से जो सब डिफरेंट है वो पिकनिक है। माने ये किसी और ने बताया होगा, ये तीनों तो किसी एक व्यक्ति के हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो राइट आंसर होना चाहिए, राइट आंसर आपका क्या होगा? पिकनिक। माने पिकनिक जो है क्रैस्टमर के द्वारा बताया गया है। ये अच्छे से डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। पिकनिक जो है किसने बताया? क्रैस्टमर ने। और क्रैस्टमर ने क्या क्या बताया था? तो क्रैस्टमर ने क्या क्या बताया? पिकनिक बताया। पिकनिक के साथ में और क्या बताया उसने? एस्थेनिक वर्ड भी बताया था, एस्थेनिक, ये भी आपको पता होना चाहिए। एस्थेनिक और एथलेटिक, एथलेटिक बताया। और क्या था? पिकनिक हो गया और डिस्प्लास्टिक, 4 प्रकार बताए। 4 प्रकार इन्होंने बताए, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। अब इसमें कॉमन सेंस दोस्तों अगर आपको याद हो जाए तो बहुत है, सोने पर सुहागा है। अगर नहीं होता तो देखिए इक लगा हुआ है, क्रैस्टमर के लास्ट में क्या लगा? इक लगा हुआ है। क्रैस्टमर का नाम कैसे शुरू हो रहा है? और पिकनिक क्या आ रहा है सभी में? एस्थेनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक। तो आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आप क्लियर कर पाएंगे कि हाँ क्रैस्टमर ने कौन कौन से बताए हैं। तो 4 प्रकार बताए हैं क्रैस्टमर ने, और बाकी के ये जो तीनों हैं वो किसने बताए हैं? मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, ये जो बताए गए हैं ये तीनों किसने बताए हैं? ये बताए शेल्डन ने। शेल्डन नाम के भी एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने पर्सनैलिटी के 3 प्रकार बताए हैं, ये इन्होंने बता दिए शेल्डन ने। फिर आगे बात करें हम किसकी? कपालभाति का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? कपालभाति, कपालभाति का आपको पता होना चाहिए कफ रोगों से मुख्य लाभ होता है। कफ रोगों में सबसे प्रमुख जो लाभ है कपालभाति से होता है। वात और पित्त में इतना लाभकारी नहीं है कपालभाति। हमेशा ही आप किसी भी ग्रंथ में देखेंगे तो वहां पर कफ संबंधी विकारों को कपालभाति का एकमात्र उद्देश्य रहता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार 16 नंबर क्वेश्चन, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है? तो ये कॉमन है दोस्तों, ये मैंने पहले बता रखा है। 4 समय बताए हैं। प्रत्येक ग्रंथ में आप जहां भी पढ़ेंगे, हठ योग का कोई भी ग्रंथ है वहां पर 4 समय ही बताया गया कि कुंभक जो है 4 समय करना चाहिए। एक तो सुबह सुबह कर लेना चाहिए, एक दोपहर में मध्य दिन, एक सायंकाल में जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, और एक अर्धरात्रि में जब सारे जीव जंतु सो जाते हैं तब अर्धरात्रि में करना चाहिए। ये कुंभक जो है हठ प्रदीपिका के अनुसार बताए गए हैं। आगे बात की जाए, योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ आरंभ की जाती है? योग कक्षा किसके साथ आरंभ की जाएगी दोस्तों? अगर इनमें से देखा जाए तो सूर्य नमस्कार आप करते हैं, योगासन करते हैं,
संबंधी सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, बिल्कुल करते हैं सब, बट इनमें से भी सबसे बेस्ट जो है अपना स्टार्टिंग की जाए तो हम हमेशा ही मंत्र जप करते हैं, तो ओम का उच्चारण करते हैं, गायत्री महामंत्र का जप करते हैं या महामृत्युंजय आदि प्रार्थना करते हैं। उसी को क्या कहे आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाएगी, मतलब कॉमन सेंस है प्रार्थना के साथ, है ना। तो ये चीजें हमें उत्तर ध्यान रखना है। कल को यहाँ प्रार्थना ऑप्शन न हो, यहाँ पर मयूरासन ऑप्शन दे दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर, तब आपका उत्तर बदल जाएगा, तब आपका क्या होगा योग संबंधी सूक्ष्म व्यायाम से शुरू होगी स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपकी कॉमन सेंस आपकी डिपेंड करती है ऑब्जेक्टिव स्टडी में बहुत हद तक। वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय कौन है, आचार्य 3 आचार्य हैं, कौन से, वेदांत दर्शन से आचार्य त्रय को आप छोड़ दीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन डिफरेंट है। हमें पता है शंकर आचार्य, शंकराचार्य को हम नाम जानते हैं, ये है बिल्कुल है, रामानुजाचार्य बिल्कुल है, मध्वाचार्य बिल्कुल है, और अगर बात की जाए तो और कौन कौन से आपके, वल्लभाचार्य, ये भी किसके हैं, वेदांत के मुख्य आचार्य में से एक गिने जाते हैं। और अगर बात की जाए तो निम्बार्काचार्य, ये 5 दोस्तों आपको हर जगह पुस्तक में मिलेंगे ही मिलेंगे, निम्बार्काचार्य, ये 5 काफी फेमस माने जाते हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, 5 वेदांत के विख्यात आचार्य हैं। परंतु यहाँ पर 3 पूछा तो हमने तीनों को चुन लिया, नारद नहीं है, तो नारद कहां से है ये आपको पता होना चाहिए। नारद की अगर बात की जाए तो नारद जो है वो कहां से है, नारद आपके नारद भक्ति सूत्र जो है, आपके सिलेबस के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो इनका महिमा काफी जगह पर मिलती है हमें, नारद भक्ति सूत्र जो है उसमें जो उनके लेखक हैं वो कौन है, नारद है, माने ये वेदांत से संबंधित नहीं है, तो नारद अपना एक्सेप्शन होगा। जो अपने को उत्तर देना है आचार्य, वेदांत के आचार्य बताने, उस हिसाब से हमारे जो उत्तर हैं वो कौन कौन से होंगे, वो हो जाएगा आपका 1, 3 और 4, 1, 3, 4 जहां पर भी है वही आपका उत्तर सही होना चाहिए, माने ये जो है दूसरा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ है, मोक्ष प्राप्ति के स्तंभ बताने हैं योग वशिष्ठ के अनुसार। तो योग वशिष्ठ पहले आपको पता देखिए होनी चाहिए मोक्ष प्राप्ति के, तो मोक्ष प्राप्ति के योग वशिष्ठ में 4 स्तंभ बताए गए हैं, उनका आपको पहले वर्णन करते हैं क्या क्या है। सबसे पहले शम, दूसरा विचार, तीसरा आपका संतोष है, क्रमानुसार याद होना चाहिए दोस्तों, फिर है साधु संगम, माने ये आपके क्या है, चारों के चारों ही आप क्या कहेंगे इसको, मोक्ष प्राप्ति के स्तंभ। तो 1, 2, 3, 4 सीरीज याद करना है, क्योंकि कल को हो सकता है आपको प्रश्न ये आ जाए कि चारों की सीरीज बताइए, क्रमानुसार रखिए इनको, तो ये होगा। तो इनमें से अब क्या क्या हो सकते हैं आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहां पर आपको देख सकते हैं विचार और संतोष, विचार भी है और संतोष भी है, वैराग्य और विवेक नहीं है इसमें। तो आप क्या कहेंगे कि आपके जो 2 हैं मेन मुख्य, 1 और 2, ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होंगे। चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है, कौन कौन शामिल है चित्त भूमि में। चित्त भूमि देखते हैं सबसे पहले, अपने कोई प्रश्न देखें तो उससे पहले अपने को सब पता होना चाहिए। आप तैयारी इस प्रकार से करिए कि आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े। बहुत से बच्चे तैयारी कैसे करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं वहां जाऊंगा थोड़ा सा यहां पढ़ लेता हूं और वहां जाऊंगा ऑप्शन तो मिल ही जाएगा एक, मैं ऑप्शन 1 पर टिक कर दूंगा। वो सबसे रॉन्ग अप्रोच है दोस्तों, उसमें कभी भी आप सफल नहीं होंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको अगर तैयारी करनी है तो आप इस प्रकार से तैयारी कीजिए कि आपको एक एक चीज पहले से पता हो, और ऑप्शन देखते ही आपको तुरंत पता लग जाए कि ये वाला है, माने पहले से पता होना चाहिए, ऑप्शन पर डिपेंड मत रहिए। अब अगर आपने पढ़ा होगा चित्त भूमि, 5 चित्त भूमि है, पता होना चाहिए कौन कौन सी है, क्रमानुसार पता होना चाहिए। ये भी क्षिप्त, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र और फिर निरुद्ध, ये आपकी 5 क्या है, आपकी चित्त की भूमियां हैं दोस्तों, भूमियां, वृत्तियां और अवस्थाएं, इनमें पता होना चाहिए। दूसरी, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये 5वीं है। कल को आपको सीरीज वाइज रखना आ सकता है, तो इसलिए आप प्रश्न को इस प्रकार से रखेंगे। चित्त की भूमियां 5 है, तो अब इसमें से देखेंगे 5 में से कौन कौन आ सकती है। मूड शब्द है, बिल्कुल है सर, मूड भी है आपका, और विक्षिप्त भी है, और क्या है आपका, विकल्प नहीं है तो निरुद्ध है, माने ये तीनों की तीनों आपकी क्या होंगी, चित्त भूमियां होंगी। तो 1, 3 और 4 जहां पर भी ऑप्शन होगा वो आपका ठीक होगा, माने आपका जो ऑप्शन है पहला वह आपका ठीक हो जाएगा। अगर कल को सीरीज में रखना है तो इनको सीरीज वाइज याद रखना है दोस्तों, क्योंकि सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट होती है जब आपसे चीजें पूछ जाती है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार है। तो अभी यहां से भी आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि 4 प्रकार के प्राणायाम बताते हैं। क्या बताया उन्होंने, पहला बताया है बाह्याभ्यंतर, बाह्य वृत्ति। दूसरा अगर बात की जाए तो दूसरा कौन सा है, आभ्यंतर वृत्ति, बाह्य का उल्टा अभ्यंतर हो जाएगा, अभ्यंतर वृत्ति, ये भी अच्छा हो गया। तीसरे की बात की जाए तो तीसरा प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर, और तीसरा जो होगा आपका स्तंभ वृत्ति। और चौथे की बात की जाए तो चौथा क्या होता है, बाह्य अभ्यंतर विक्षाक्षेपी, बाह्य अभ्यंतर विक्षाक्षेपी, ये जो है आपका प्राणायाम चतुर्थ होता है।
तो विषाक्षेपी, ये वर्ड याद रखना, विषाक्षेपी। आपने अगर देखा होगा योग सूत्र तो आपको, तो ये 4 होते हैं। इन चारों में भी एक प्रश्न और क्या बन सकता है नया, कि इन जो पहले वाले 3 हैं, इन तीनों को क्या कहा जाता है, देश काल संख्या के अनुसार, देश काल और संख्या के दृष्टिकोण से ये जो तीनों हैं वो दीर्घ और सूक्ष्म हो सकते हैं। माने बाह्यवृत्ति माने बार बार सांस छोड़ना, आपके पास समय है, आपके पास देश, आपका स्थिति अच्छी है ना, आप संख्या बार बार रिपीटेशन करते हैं, उसके हिसाब से ये छोटा या बड़ा हो सकता है, तीनों की तीनों ही, है ना। बट बाह्याभ्यंतर विषाक्षेपी है, इसमें क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको केवल विषयों से मुक्त हो जाना है ना। तो वो सबसे हाईएस्ट स्टेट है इसमें, मतलब ये जो देश काल संख्या के अनुसार डिपेंड नहीं करता। तो कल को ये प्रश्न पूछा जाएगा कि देश काल संख्या के अनुसार कौन सा प्राणायाम दीर्घ सूक्ष्म हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। तो दीर्घ सूक्ष्म कौन से हो सकते हैं, आपके पहले 3 दीर्घ सूक्ष्म हो सकते हैं, चतुर्थ पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने। तो अगर इसमें हमें ऑप्शन चूज करना है, स्तंभ वृत्ति, कौन सा प्राणायाम है, एक तो स्तंभ वृत्ति है और कौन सा है आपका बाह्याभ्यंतर विषाक्षेपी। ये दोनों आपके प्राणायाम 1 और 3 जहां पर ऑप्शन होंगे आपके, वे दोनों ठीक हो जाएंगे। 1 और 3 जो है आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए। अगर हम यहां पर बात करें केवली और सहित, इनका वर्णन कहां गया है, इनका वर्णन किया गया आपके हठ योग के जो टेक्स्ट हैं, हठ प्रदीपिका अगर बात की जाए तो वहां पर भी इनका वर्णन हमें मिलता है। घेरण संहिता की भी बात की जाए तो वहां पर भी मिलता है। हठ प्रदीपिका में मैं बात बताऊं तो हठ प्रदीपिका में केवली प्राणायाम सब और सहित प्राणायाम स्वतंत्र रूप से आपको नहीं मिलेंगे। आपको मिलते कैसे हैं, वो आपको अलग दृष्टिकोण से मिलते हैं आगे जाकर के। माने 8 प्राणायामों में हठ प्रदीपिका में केवली और सहित को नहीं रखा गया है। घेरण संहिता में 8 प्राणायामों के अंतर्गत सहित और केवली दोनों को रखा गया है। तो और ये लगभग सभी जगह पाए जाते हैं हठयोग के ग्रंथों में, सहित और केवली। स्तंभ वृत्ति और बाह्याभ्यंतर ये कहां है, हमारे योग दर्शन में। फिर बात करते हैं पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के क्या उद्देश्य हैं। तो यहां से आपकी स्पष्ट क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले क्रिया योग का वर्णन कहां आया है महर्षि पतंजलि में, दूसरे पाद में आया है। दूसरे पाद का नाम क्या है, साधन पाद। ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, तब आपका जेआरएफ होता है दोस्तों। तो साधन पाद हो गया। साधन पाद की अगर बात की जाए तो साधन पाद में अगर देखें तो कहां पर है ये सूत्र, दूसरे अध्याय में जो साधन पाद है, जिसको दूसरे पाद का प्रथम जो प्रश्न है वह यही है क्रिया योग। सूत्र क्या है, तप स्वाध्याय, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर प्रणिधानानि माने प्रणिधान क्रिया योग है। ये 3 कहे गए, माने तप है, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों क्या है, क्रिया योग है। ये इतना हो गया। अब क्रिया योग का उद्देश्य क्या होता है, लाभ क्या होता है क्रिया योग से। अगला सूत्र क्या है, दूसरे अध्याय का दूसरा जो सूत्र है वहां कहते हैं समाधि भावनार्थश्च, समाधि भावनार्थश्च और क्लेश तनुकरणार्थश्च, क्लेश तनुकरणार्थश्च, तनुकरणार्थश्च, करणार्थश्च। ठीक है, तो ये 2 जो हैं आपके समाधि भाव और क्लेश तनु, ये दोनों के दोनों साधन पाद में क्रिया योग के लाभ बताए गए। माने अब यहां पर अगर आपको उत्तर चूज करना है तो क्या चूज करेंगे, समाधि भाव और क्लेश तनु। माने समाधि भाव होगा और क्लेशों का तनुकरण होगा, क्लेशों का तनुकरण होता है। तो ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। 2 और 4 जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, 2 और 4, है ना। तो माने ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये अप्रोच रखनी है। अब प्रश्न और क्या पूछा जाता है इन फ्यूचर, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि तप जो है वो किस किस में आता है, यम में आता है, नियम में आता है, क्रिया योग में आता है। तो अब आपको पता होना चाहिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर ये किसको कहते हैं, हम नियम को बोलते हैं। इन 5 को हम नियम कहते हैं, ये पता है आपको। नियम माने 5 आपके नियम है। इन 5 नियमों में क्रिया योग के आपके 3 तत्व भी आ जाते हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो आपको कल को पूछा जाए कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का वर्णन किस किस में वर्णित है, तो क्रिया योग में भी शामिल है और नियम में भी शामिल है। ये दोनों के दोनों अच्छे से ये क्लियर होनी चाहिए। अप्रोच को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे पूछा जाए आपसे 23 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व के फ्राइड मॉडल के घटक कौन कौन से हैं। मतलब पर्सनैलिटी के टाइप्स बताए हैं, किसने बताए, सिगमंड फ्राइड ने बताए। कौन कौन से बताए हैं आपको याद होना चाहिए। वहां पर आपके लिए वर्ड दिया गया था इड, ईगो और इड, ईगो और क्या था आपका सुपर ईगो। ये तीनों चीजें आपकी बताई गई थी, सुपर ईगो। अब इसमें हिंदी में दोस्तों आपको याद नहीं होगा तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां पर आप प्रश्न को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हिंदी के वर्ड थोड़े कठिन होते हैं। साइकोलॉजी और एनाटॉमी के जो वर्ड होते हैं, हिंदी के वर्ड को नहीं पता होते, तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इस प्रश्न को हम इंग्लिश में देखते हैं, फिर करते हैं इसको हिंदी में भी।
द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फ्रॉइड मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, इंग्लिश में किया है, उसको कन्वर्ट कर लिया हमने प्रश्न को। तो इसमें क्या है आपका, मैंने पहले बताया इड, ईगो और सुपर ईगो। तो यहां पर देखते ही आप कह सकते हैं कि हाँ जी फ्रॉइड के कौन कौन से हैं, आपकी ये तीनों हैं। ईगो हो गया, आपका ईगो आ जाएगा इसमें, बिल्कुल आएगा, सुपर ईगो आएगा और इड आएगा। तो 2, 3 और 4 जहां पर भी है वो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। 2, 3 और 4 ये रहा आपका प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये हम हिंदी में जब कई बार चीजें नहीं समझ में आती या इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं उनको इंग्लिश में चीजें समझ नहीं आती, तो वो पेपर की भाषा को चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है हमेशा चेंज करने का भाषा को। अब उसी प्रश्न को हिंदी में देखेंगे तो अब आपको पता लग गया होगा दूसरा और क्या होगा, तीसरा और चौथा। आपकी ये 2, 3 और 4 ये तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक होंगे। माने 2, 3, 4 कहां पर है अभी, अभी ऊपर करके आए सेम वही, क्योंकि यूजीसी में दोस्तों लैंग्वेज में कोई लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, ऑप्शन और प्रश्न है वो सेम रहते हैं। माने प्रश्न ऑप्शन वहां पर भी अपना इंग्लिश में भी दूसरा था तो यहां पर भी दूसरा ही होगा, ऑब्वियस है। 24 नंबर प्रश्न की बात करें, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से किन को पथ्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यस पूछा है आपसे, तो क्या क्या होते हैं दोस्तों, आपको याद होगा, गोधूम, शाली, यव, षष्टिक, शोभनानम ना, श्रीराज्य, खंड, नवनीत, सीता, मधुनी, शुंठी, शुंठी, पटोलक, कफलादि, पंचशाकम। तो शुंठी और पटोल आता है और यव भी आया आपके शुरुआत में, गोधूम, शाली, यव आ गया। तो यव किसे कहते हैं हम हिंदी में, मैंने आपको बताया यवक, यहाँ हालांकि यवक दिया है, यवक कोई शब्द नहीं होता, यव अगर होता तो हम किसको कहते हैं, जो को, माने जो। यवक दे दिया है तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, हालांकि यवक वर्ड भी क्या होता है हमारा, जो ही कहलाता है। तो यहां पर ना है तो 1 और 3 को चुने। अगर एग्जाम में हम बैठे हैं, अगर शब्दों की हमें मिस्टेक दिख रही है तो हम किसको चुनेंगे, 1 और 3 को चुनेंगे। बट अगर मैं आपसे यहां बात करूं एक्सप्लेनेशन की, तब आप देखेंगे कि जो भी हमारा पथ्य आहार गया है, शुंठी भी पथ्य कहा गया है और पटोलक भी हमारा जो परवल जिसको बोलते हैं वो भी हमारा पथ्य आहार है। शुंठी मींस ड्राइड गिंगर, सूखी जो अदरक होती है उसको शुंठी बोलते हैं। तो ये तीनों हमारे पथ्य आहार है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें प्रश्न में तो इसमें काफी सारे हमारे जो ऑप्शन है 1 और 2 भी ठीक होना चाहिए, माने ये भी ठीक होना चाहिए, और 2 और 3 जहां पर हो गई ये भी ठीक होना चाहिए। बस ये 4 माश की जाल है, ये नहीं होता कभी भी, इसके साथ में जो भी होगा वो जोड़ा गलत होगा हमारा। माने 1, 3 और 4 दोनों के तीनों हमारे सही होंगे यहाँ पर उत्तर। ये थोड़ा यूजीसी से कई बार मिस्टेक हो जाती है। प्राचीन समय में जब शुरुआत में सबसे पहले आते थे क्वेश्चन तब बहुत सारी मिस्टेक होती थी, काफी सारे क्वेश्चन यूजीसी के गलत होते थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे हम अच्छे से कि कैसे गलत है, और विद प्रूफ बताऊंगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें कर दी, हवा में बातें करना एक्यूरेट योगा का काम नहीं है। एक्यूरेट योगा हमेशा धरातल पर जुड़ करके काम करता है, चीजों को जोड़ करके प्रूफ के साथ। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 मुख्य भाग हैं। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पता होगा, केंद्रीय माने सेंट्रल, इतनी तो हिंदी आती होगी इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने बताया कि 2 ही चीजें होती है जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है, माने जो अपने जगह से हिलती नहीं है। दिल्ली की गवर्नमेंट क्या कभी राजस्थान में जाती है क्या, नहीं जाती ना। दिल्ली में जो सेंटर में है, नरेंद्र मोदी कभी ऐसा होता है कि कभी भाई केरला में जाकर के अपना राष्ट्रपति भवन या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय जो वहां बना लिया, नहीं, वो दिल्ली में रहेगा, माने वहीं से सारे देश के काम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में एक ही जगह पर रही जब हिले ना, तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क माने आपकी स्पाइन और आपका मस्तिष्क जो ब्रेन है, ये दोनों हमेशा एक ही जगह पर रहते हैं टिके हुए, और यही सारी शरीर की क्रियाविधि को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू या फिर आपका जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनके थ्रू कंट्रोल करते हैं पूरे शरीर को। माने ये जो है आपके सीएनएस में आते हैं, आपको अच्छे से बताया हुआ है ये मैंने दोस्तों, जिन्होंने आपने वेबसाइट मेरी देखी अच्छे से, पोर्टल देखा है, उनको अच्छे से पता है। तो माने स्पाइन और ब्रेन, तो ये दोनों के दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, ये कहां पर है आपके सीएनएस में है। सीएनएस में अगर देखा जाए तो क्या क्या ऑप्शन होगा, 1 और 2 अपना ठीक होना चाहिए। तो माने ये जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत पूछे गए 2017 जनवरी का पेपर 2 के कितने प्रश्न करवाए, अभी तक 25 ही करवाए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग ज्वाइन कर मुझे मेरे पूरे कोर्स को खरीदना चाहते हैं, कोर्स तैयार है ऑफलाइन, आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पर जाकर के, वहां पर आप पे कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर आपको दिया ही हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फोन नंबर आपको दिया हुआ है, इस फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इसको शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब लाइक करना है तो करिएगा, नहीं करना तो आपकी मर्जी है, परंतु शेयर जरूर कीजिएगा ताकि योग का जो ये ज्ञान है वो सभी तक जरूर पहुंचे। लगभग जितने भी आपके मित्र हैं स्टेटस लगाइए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, जहां आपको मौका मिले, जिस ग्रुप में मिले, आपको अच्छी लगे तो
ठीक है। तो अच्छी चीज, अगर प्रयास अच्छा है आप लोगों के लिए, योग में कुछ हम अच्छा कर रहे हैं तो आप साथ दीजिएगा, आपका साथ अनिवार्य है ना। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, तो आप साथ जरूरी है आप सबका। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर बाद में, धन्यवाद।